हेलो ब्रो, वेलकम है सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि 9 सेट में ले लिए जाते हैं। ये टारगेट हाई के क्वेश्चंस हैं। टारगेट हाई बुक का नाम तो सुना ही होगा। तो टारगेट हाई बुक के ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, यहाँ से उठाए गए हैं। और जो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, 2028 में भी पूछा है, 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे जरूर रीड आउट करिएगा। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मा सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो प्लाज्मा जो सेल है वो बनती कहाँ पर है? टी सेल, बी सेल, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो राइट आंसर इज बी सेल। देखिए बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मा सेल कहाँ बनती है, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो बी सेल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पेयर पैचेस आर फाउंड इन। तो पेयर पैचेस हमें कहाँ देखने को मिलता है? पेयर पैचेस हमें मोस्टली फाउंड कहाँ होता है? तो जो कि पेयर पैचेस वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, वॉल ऑफ द स्टोमक। राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट होगा राइट आंसर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलते पियर पैचेस। ये देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पियर पैचेस। अब इनका काम क्या होता है? देखिए हमें पियर पैचेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में तो देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, पियर पैचेस आर स्मॉल मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि इलियम रीजन में देखने को मिलते हैं। और ये लिम्फेटिक टिश्यू ही बोल सकते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू फाउंड देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। by monitoring intestine bacteria population and preventing the growth of pathogenic bacteria in the intestine। जिसका काम क्या होता है, जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है या फिर जो भी पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हें क्या करता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या फिर उनको रोकता है। उन बैक्टीरिया को क्या करता है ना, इनहिबिट करता है, उनको बढ़ने से रोकता है। तो एक तरह से ये इम्यून सिस्टम का काम करता है पियर पैचेस। देखिए हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ये सारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पियर पैचेस इज ऑल्सो इम्यून सिस्टम के अंदर आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारे लाइनिन होती है उसमें वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम करता है, लाइक बैक्टीरिया पैथोजेनिक से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू पाल्पेट लिम्फ नोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड्स जो होते हैं कैसे पाल्पेट करेंगे, हम उसे कैसे पाल्पेट कर सकते हैं? विच प्रेशर एंड टिप ऑफ द फिंगर, प्रेशर देकर फिंगर के हेल्प से। अप्लाई प्रेशर वाइल पाल्पेटिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स। पाल्पेट सुपरफिशियली लिम्फ नोड्स विद द पैड ऑफ द फिंगर एंड यूज पाम ऑफ हैंड वाइल पाल्पेटिंग द लिम्फ नोड्स। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हम मतलब उंगलियों की नोक से उसे करेंगे। फर्स्ट है लिम्फोइड को छूते हुए उसको दबाव डालेंगे, या फिर उंगलियों के जो पैड की जो हमारी सतह होती है लिम्फोसाइट्स को क्या करेंगे, उसे स्पर्श करेंगे सुपरफिशियली लेयर को, या फिर लिम्फोसाइट्स को टटोलते समय या फिर उसे फील करते समय हाथ की हथेली का उपयोग करेंगे। पाल्पेट करते समय उसकी हथेली का यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी, पाल्पेट सुपरफिशियल लिम्फ नोड विद द पैड ऑफ द फिंगर। तो जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स है उसे पाल्पेट करने के लिए हम पैड ऑफ द फिंगर का यूज़ करेंगे। पैड ऑफ द फिंगर्स मीन्स हम यहाँ पर जो हमारे फिंगर्स हैं उससे उंगलियों से हम यहाँ पर फील करेंगे। राइट आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन अ वी सेल इज एक्सपोज टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई बी जो सेल्स हैं पहली बार किसी एंटीजन के संपर्क में आती हैं तो एक तरह से बोल सकते हैं कौन सी प्रतिक्रिया है या फिर क्या है ये। द प्राइमरी रिस्पॉन्स, अगर द प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक 1 to 3 आवर ऑफ बिकम इफेक्टिव, या फिर द बी सेल डिवाइड्स ऑफ फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड टी हेल्पर सेल, या फिर है द वी मेमोरी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है मतलब जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है प्रभावी होने में 1 से 3 घंटे लगते हैं, या फिर बी कोशिका डिवाइड होकर
जो हमारी प्लाज्मा सेल्स है या फिर टी हेल्पर सेल को बनाती है, या फिर जो हमारी बी मेमोरी कोशिका है एंटीबॉडी को उत्पन्न करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि द प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर। जब कोई भी बी कोशिका पहली बार किसी एंटीजन के अगर संपर्क में आती है ना, तो ये क्या है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जब बी सेल एक्सपोज होती है किसी एंटीजन के साथ फर्स्ट टाइम, तो बी सेल जब एक्सपोज हो रही है एंटीजन के साथ, तो उसका राइट आंसर होगा ये क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक्सपोज हो रही है और यहाँ पर हमें रिएक्शन की बात कर दी गई है। तो ये क्या है, बी सेल जब एंटीजन से एक्सपोज हो रही है, मिल रही है, तो वो क्या कर रही है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इज रेफरेंस ऑफ एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट। तो जो हमारे ये स्टेटमेंट है, इनमें सभी सही हैं किसी एक को छोड़ के। तो हम बात करते हैं, दे आर लिपोपॉलीसैकेराइड इज नेचर, कि वे प्रकृति में लिपोपॉलीसैकेराइड हैं, जो एक्सोटॉक्सिन की बात कर रहे हैं। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया सरफेस बाय नेचुरल लाइसिस, ठीक है, ये भी सही है, ये प्राकृतिक जो अपघटन द्वारा जीवाणुओं सहित मुक्त होते हैं। दे आर हीट लिएबल प्रोटीन, ये गर्मी के प्रति संवेदनशील प्रोटीन है। या फिर देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड इन द लिपिड कंपोनेंट्स, या फिर जो उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है लिपिड घटक पर निर्भर करती है। तो देखिए ये तीनों तो सही हैं, लेकिन लास्ट वाला है दे आर हीट लिएबल प्रोटीन, ये गर्मी के प्रति संवेदनशील प्रोटीन है, ये आंसर क्या है, गलत है। सारे स्टेटमेंट एक्सोटॉक्सिन के लिए राइट हैं, लेकिन बाकी जो राइट है, लेकिन दे आर हीट लिएबल प्रोटीन, ये क्या है, रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा थर्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पोरफिरिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो पोरफिरिन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पोरफिरिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं, नेचुरल किलर सेल, चीफ सेल, वी सेल या फिर टी सेल। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेचुरल किलर सेल से हमें देखने को मिलता है जो पोरफिरिन है, नेचुरल किलर सेल के द्वारा क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। अब तो देखिए यहाँ पर एक पोरफिरिन पर एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, पोरफिरिन इज अ साइटोलाइटिक मीडिएटर प्रोड्यूस बाय किलर लिम्फोसाइटिक। तो पोरफिरिन क्या है, एक हम बात कर सकते हैं कि जो पोरफिरिन है ना, एक साइटोलाइटिक मीडिएटर है जो कि प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, किलर लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और होता क्या है, जो हमारे साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, तो जो भी है जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं और रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन सेल इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो हम यहाँ पर बात करें, प्रोसेस विच सर्टेन सेल इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे हम क्या बोलेंगे। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारे जो सर्टेन सेल होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो फॉरेन को क्या करती थी, निगल लेती है या फिर क्या कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। तो इसे किस रूप से हम जान सकते हैं या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसी कौन सी सेल है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस तो अलग चीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब उसे मार के उसे खा रहा है। फैगोसाइटोसिस, एपोप्टोसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फैगोसाइटोसिस हमें पता है, सेल अगर किसी चीज़ को खा रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को मार रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये क्या होगा, इसका आंसर फैगोसाइटोसिस। राइट आंसर इज सेकंड, फैगोसाइटोसिस। ये जो हमारे सेल होती है जो कि क्या करती है, एक प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, इसमें सेल क्या करती है, किसी भी चीज़ को क्या करती है, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो डेड सेल होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको खाने का काम करती है। तो इनडायरेक्टली इसमें ये भी पूछा गया है, फॉरेन पार्टिकल्स या फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनगल्फ करता है फिर डिस्ट्रॉय करता है, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अगर इसी की जगह पिनोसाइटोसिस होता, तो पिनोसाइटोसिस जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या करता है, खा रहा है, पी रहा है या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो प्रोसेस हो जाती है पिनोसाइटोसिस किसी लिक्विड में। अगर सॉलिड की बात करें तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फैगोसाइटिस इज कंसीडर्ड एज अ अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो फैगोसाइटोसिस है कंसीडर करता है, मतलब किस तरह के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। फैगोसाइट को संक्रमण के बोल सकते हैं कि एक फैगोसाइटोसिस को ना एक अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक बोल सकते हैं कि औषधि माना जाता है, या फिर कोई एक बोल सकते हैं कि अच्छा माना जाता है कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है फैगोसाइटोसिस। तो हम इसे किस डिफेंस में लाएंगे, फर्स्ट लाइन डिफेंस में लाएंगे, सेकंड लाइन डिफेंस में लाएंगे, थर्ड लाइन डिफेंस में लाएंगे, या फिर फोर्थ लाइन डिफेंस में लाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट लाइन डिफेंस में तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि फैगोसाइटोसिस तो तब होगा ना जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी कोई भी चीज़। तो ये जो हमारा हो जाएगा सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर आता है फैगोसाइटोसिस, क्योंकि वो सेल, वो प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, जो हमारे सेल होते हैं या फिर जो डेड सेल होते हैं या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उससे क्या करता है, इनगल्फ करके उसे मारने का काम करता है, उसे खा के क्या करता है, उसे मारने का काम करता है। तो फैगोसाइटोसिस है। तो इसे हम किस लाइन में लाएंगे, सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, किससे मिलती है, टी लिम्फोसाइट, इम्यूनोग्लोबुलिन लिम्फोसाइट्स, या फिर इंटरफ्रॉन। तो राइट आंसर होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन। राइट आंसर इज इम्यूनोग्लोबुलिन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम किस नाम से भी जानते हैं, सेल मीडिएटेड, नेचुरल, एंटीबॉडी मीडिएटेड, या फिर इंटरफेरॉन मीडिएटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अकरेंस ऑफ सर्टेन डिसीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अगर हमें कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या फिर कोई डिसीज़ होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है, या फिर जो हमारे बॉडी में ही इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड होती है, जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, उस तरह की इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, नेचुरल एक्टिव, या फिर एक्टिव आर्टिफिशियल, या फिर नेचुरल पैसिव, या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। तो राइट आंसर होगा ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी, जो कि हमारे बॉडी में ही सर्टेन, अगर में कोई डिसीज़ होती है ना, तो हमारी एंटीबॉडी क्या करने लगती है, उसे बनाने लगती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह की जो एंटीबॉडी होती है ना, जो इम्यूनिटी होती है ना, वो होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारे कोई नॉर्मल रोग होता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है, तो उससे हमें ऑटोमेटिक क्या हो, उससे प्रतिरक्षा प्रदान हमें होती है या फिर इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी होगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन के थ्रू हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बाहर से दिया जा रहा है, नेचुरल एक्टिव तो होगा नहीं, नेचुरल एक्टिव तो हमारे डिसीज से बन रही है। एक्टिव आर्टिफिशियल, नेचुरल पैसिव, या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, एक्टिव आर्टिफिशियल। तो वैक्सीनेशन से जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड मिल रही है, वो उस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ hypersensitivity reaction occur during transfusion and erythroblastosis, details are। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और इरिथ्रोब्लास्टोसाइटिस के दौरान जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो इस तरह की जो अगर कोई उसमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो किस तरह की टाइप होगा हाइपर सेंसिटिविटी का। तो इसका राइट आंसर होगा टाइप सेकंड। अगर आपने हाइपर सेंसिटिविटी का पूरा क्लास पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस के दौरान जो हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन जो होता है वो किस टाइप का है, तो टाइप सेकंड होगा इसका राइट आंसर, टाइप सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर द अकरेंस ऑफ डिसीज। तो ऐसी कौन सी जो इम्यूनिटी है जो आफ्टर डिसीज़, कोई भी डिसीज़ होने के बाद हमेशा के लिए वो इम्यूनिटी बन जाती है, तो उस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे। अभी देखिए, कभी क्वेश्चन आया था कि ऐसी कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई हमें डिसीज़ होती है, तो उसमें जब इम्यूनिटी बनती है तो उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी
कौन सी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है जो कि किसी डिसीज़ होने के बाद, क्योंकि डिसीज़ होने के बाद इम्यूनिटी बन रही है, एंटीबॉडी बनाती है, तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर होगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ही बिना किसी वैक्सीनेशन के बन रही है, जो कि क्या है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी का लेक्चर आपने प्रॉपर अटेंड किया होगा तो आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम अभी यहाँ पर MCQ की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका कोई लेक्चर चाहिए है, अगर कोई आपको लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय। तो जो सेल मीडिएट है या फिर कोशिका मध्यस्थ जो इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा की जाती है, कैरी होती है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट या फिर CD4 सेल। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो जो कि कैरिड आउट होती है टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस इज। कौन सा ट्रीटमेंट होगा एनाफाइलैक्सिस के लिए? इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस इज एड्रेनालिन, वेंजाइल पेनिसिलिन, एट्रोपाइन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो राइट आंसर होगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो भी एनाफाइलैक्सिस के लिए, तो एड्रेनालिन राइट इज आ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा एड्रेनालिन ही एक होगा जो कि एनाफाइलैक्सिस के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट का काम करेगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी एंड पेशेंट डेवलप वीजिंग एंड हर स्किन बिकम फ्लस्ड विथ हाइप्स, देज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न थेरेपी के अगर उसे वीजिंग हो रहा है, स्किन में कुछ फ्लसेस देखने को मिल रहे हैं विथ हाइप्स के, तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक मतलब इस तरह का अगर हमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो वो किसको डिनोट कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, किसका सिम्टम है? हीमोलाइटिक रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूज़र रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है या फिर थ्रोम्बोटिक क्राइसिस है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान अगर कोई वीजिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह का अगर रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे एलर्जिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन होगा हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ट्रांसफ्यूज़न जो रिएक्शन है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगा, इमीडिएट और डिलेड। इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इमीडिएट और डिलेड भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी देखने को मिलेगा और इंक्लूडिंग एलर्जिक रिएक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस्ड द फंक्शन ऑफ। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, तो सप्रेस तो कर रहा है, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द फंक्शन ऑफ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड निम्नलिखित मतलब इनमें से किसको दबाता है या फिर इनमें से किसको सप्रेस करता है? सिम्पैथिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, पैरासिम्पैथेटिक या फिर कार्डियक सिस्टम। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द फंक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? सप्रेस करता है। जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। तो जो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो मोस्टली मतलब किसके कारण हो सकती कॉमनली? ड्रग्स, मालन्यूट्रिशन, एंजाइटी या फिर इन्फेक्शन। तो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो हमें जिसका सबसे अधिक कारण हो सकता है तो वो है ड्रग्स। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का मोस्ट कॉज होगा ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉज
कैपोसिस सार्कोमा, तो इसमें से क्या कारण है कैपोसिस सार्कोमा होने का? ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ह्यूमन हर्पीज वायरस, साइटोमेगालो वायरस, रोटा वायरस या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो जो कैपोसिस सार्कोमा है किस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 के कारण HHV8 के कारण कैपोसिस सार्कोमा हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, अबाउट क्वास्की डिसीज ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो क्वास्की डिसीज से रिलेटेड सारी चीज़ें सही हैं लेकिन एक को छोड़कर। सीन इन चिल्ड्रन, राइट, ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। कॉर्नरी आर्टरी इज इन्वॉल्व, इसमें कॉर्नरी आर्टरी भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं म्यूकोकुटेनियस लीजन, यस, ये भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट देखा है सपोर्टिव लिम्फोडेनोपैथी, तो ये सिर्फ एक आंसर है सपोर्टिव लिम्फोडेनोपैथी, ये रॉन्ग आंसर है, मतलब ये राइट होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्वास्की डिसीज से रिलेटेड सारी चीज़ें सही हैं लेकिन एक को छोड़कर, तो ये होगा हमारा आंसर, राइट आंसर होगा लास्ट, सपोर्टिव लिम्फोडेनोपैथी। क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रॉबेरी टंग इन सीन इज, स्ट्रॉबेरी टंग किस कंडीशन में देखने को मिलती? PAN, MPA या फिर क्वास्की डिसीज या फिर वैगर्स। देखिए अभी हमने क्वास्की डिसीज देखा, तो इसमें टंग क्या हो जाती है? स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी टंग किस कंडीशन में देखने को मिलती है? तो क्वास्की डिसीज के कारण स्ट्रॉबेरी टंग हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं PAN और MPA का फुल फॉर्म क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PAN की बात करते हैं तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा होता है। ये क्या है? कॉमन एक ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, एक कंडीशन है। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है MPA स्टैंड फॉर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल मीडियम जो साइज़ की ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्वास्की डिसीज़ तो हमने देख ही लिया कि इसमें स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। और लास्ट है हमारा बैगर्स डिसीज़, तो इसका बैगर्स जो डिसीज़ होता है ना, तो वैगनस डिसीज़ भी एक बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की डिसीज़, इसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा स्ट्रॉबेरी टंग क्वास्की डिसीज़ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, HIV अफेक्ट्स, HIV जो वायरस होता है वो किसे अफेक्ट करता है? B सेल को, हेल्पर T सेल को, न्यूट्रोफिल्स को या फिर लिम्फोसाइट्स को? तो ये हेल्पर T सेल को अफेक्ट करता है। हेल्पर T सेल को अफेक्ट करने के कारण ही वो क्या करता है, आगे जो भी हमारे बोल सकते हैं कि वो मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। वाइट ब्लड सेल्स एक टाइप है, ये जो हेल्पर T सेल है वाइट ब्लड सेल का टाइप है। इसका काम होता है इम्यूनिटी को एडॉप्टिव करना, एसेंशियल फॉर एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो हेल्पर T सेल पर अफेक्ट करने के कारण वो जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसे आगे तक मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। जब मैसेज ही नहीं पहुंचता है तो जो भी इम्यूनिटी होती है तो वीक हो जाती है या फिर उसमें वायरस एंटर कर जाता है, अदर इम्यूनिटी भी क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्यों इम्यूनिटी वीक हो रही है? क्योंकि हेल्पर T सेल पर अफेक्ट हो रहा है, जिससे कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो HIV जो वायरस होता है वो अफेक्ट करता है T हेल्पर सेल को या फिर हेल्पर T सेल को। विच इम्यूनिटी इज़ अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन? किस तरह की इम्यूनिटी जो होती है HIV इन्फेक्शन के कारण अफेक्ट होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी? तो सेलुलर इम्यूनिटी जो है HIV इन्फेक्शन के कारण क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो जो हमारे सेलुलर इम्यूनिटी है इस कारण से हमारे पूरे बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, HIV अटैक एंड डिस्ट्रॉय द T हेल्पर सेल लिम्फोसाइट्स। तो T हेल्पर सेल लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, HIV अटैक करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और T सेल विच आर क्रूकल ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स CD4 T सेल विल बी अफेक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। इससे कारण क्या होती है, जो CD4 T सेल्स होती हैं वो क्या होती है, अफेक्ट होती हैं, जो कि क्या है, एक सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन पूछा है कि HIV इन्फेक्शन जो होता है वो किस इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, सेलुलर इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। वाइल स्क्रीनिंग ऑफ HIV ब्लड इज टेस्टेड फॉर P24 एंटीजन, HIV एंटीबॉडीज,
HIV DNA प्लाज्मा या प्रेजेंस ऑफ HIV RNA? सो राइट आंसर इज HIV एंटीबॉडीज। वही HIV का जो ब्लड है टेस्ट करते टाइम किसका स्क्रीनिंग की जाती है, किसका टेस्ट किया जाता है? तो HIV एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें करेक्टली पता चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस टेस्ट इज कंसिडर एज गोल्डन स्टैंडर्ड और कंफर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन? तो यहाँ पर HIV का क्वेश्चन है। यहाँ पर एलिजा टेस्ट होगा, टाइडॉट टेस्ट होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट होगा। तो कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट होगा? तो ये जो उसका आंसर होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यहाँ पर ये पूछा है कि मतलब कंफर्मेशन के लिए HIV इन्फेक्शन है या नहीं है, तो गोल्डन स्टैंडर्ड कौन सा होगा, कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट होगा जो कि कंफर्मेशन करेगा? तो यहाँ पर जो होगा ना वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा, जो कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड के अंदर आता है। ये कंफर्मेशन करेगा कि HIV इन्फेक्शन को कंफर्मेशन करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। Western blot is often used to follow up the test of confirm and presence of an antibody of HIV virus. This test is considered to be golden standard of confirmation of HIV infection. बाकी टेस्ट तो होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट के लिए यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट का यूज़ किया जाता है, जिससे HIV के जो भी एंटीबॉडीज़ होती है उसको पता लगाया जा सकता है, HIV इन्फेक्शन को पता लगाया था, HIV वायरस को पता लगाने के लिए। Which among the following is the most appropriate intervention of prevent the progression of HIV or HIV to AIDS? Monthly plasmapheresis, abstinence, compliance with complete therapeutic regimen, या फिर monthly blood test? तो HIV जो इन्फेक्शन है, HIV जो एड्स है, उसे बढ़ने से रोकने के लिए हमें इसमें से किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? मंथली, यहाँ पर लिखा है मंथली प्लाज्माफेरेसिस, या फिर एब्सिस्टेंस मतलब पेशेंस, या फिर कॉम्प्लायंस विद कंप्लीटेड थेराप्यूटिक रेगिमेन, या फिर मंथली ब्लड टेस्ट। तो मंथली ब्लड टेस्ट तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। हाँ, पेशेंस रखना होता है, लेकिन जो मैन होगा कि उसे प्रिवेंट करने के लिए, HIV एड्स को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उसकी जो वायरस उसको रोकने के लिए हमें किस चीज़ को फॉलो करना होगा? राइट आंसर होगा थर्ड, कॉम्प्लायंस विद कंप्लीट थेराप्यूटिक रेगिमेंट्स। तो जो भी चिकित्सा जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उसे क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उसका पालन करना होगा, जो भी हमें ड्रग्स जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रिस्क ऑफ वेंट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर ड्यूरिंग। तो वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है सबसे ज़्यादा रिस्क कब होता है, किस दौरान हमें सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है? तो HIV के जो हम वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है सबसे अधिक जोखिम कब देखने को मिलता है? एंटीनेटल पीरियड में, या फिर पोस्टनेटल पीरियड में, या फिर इंट्रानेटल पीरियड में, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? तो हम यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो HIV जो वायरस है सबसे ज़्यादा रिस्क किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर है वर्टिकल ट्रांसमिशन पूछा गया है। देखिए, एंटीनेटल पीरियड तो डायरेक्ट हो सकता है, पोस्टनेटल पीरियड में भी इतना चांस नहीं रहता है, बट हाँ इंट्रानेटल पीरियड तो की जो प्रसवपूर्ण जो अवधि होती है उस टाइम पर हमें वर्टिकल ट्रांसमिशन HIV का देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जोखिम उस टाइम पर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ART स्टैंड फॉर। फर्स्ट ही तो हम देखते हैं ART होता क्या है। तो ART जो HIV के दौरान जो ट्रीटमेंट चलता है, ART जो थेरेपीज़ जो दी जाती हैं, ART थेरेपी है जो कि HIV पेशेंट को दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका स्टैंड क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एंटी रेसिस ट्रीटमेंट, या फिर ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी। राइट आंसर इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि क्या है, HIV पेशेंट के लिए जो थेरेपी दी जाती हैं उसे बोलते हैं ART। तो ART का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ये थे हमारे कुछ इम्यून सिस्टम एंड HIV से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि आपके लिए 30 क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। और अगर हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक, ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस के आंसर का बेनिफिट मिल सके।